कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। डेविल किंग की लाडो भाग 10। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि इन्वेस्टर्स वीरेंद्र की कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद अयान अपनी घटिया चाल चलता है। अब आगे अयान अपना कॉलर छुड़ा आयांशी के पास आकर कहता है, प्रिंसेस तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। तुम अपने भैया की बातों में बिल्कुल मत आना। गुस्से में आरव को देख, क्योंकि तुम्हारा भाई एक नंबर का झूठा है। वो इतना ही कहता है कि एक तराक से एक थप्पड़ उसके गाल में पड़ता है। इस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि एक पल को वहां मौजूद हर शख्स चौंक गया। अयान का हाथ अपने गाल में था। इस वक्त उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। ये थप्पड़ आयांशी ने मारा था, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक पल को उनके तीनों भाई भी चौंक गए कि आयांशी ऐसा कुछ भी कर सकती है। वहीं आयांशी अयान को थप्पड़ मारने के बाद गुस्से से दांत कांपते हुए अयान की तरफ उंगली दिखाकर गुस्से में तेज आवाज में कहती है, मेरे भैया झूठे नहीं हैं, आप झूठे हो। आप बहुत बुरे हो। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। आपने मेरे भैया से बदला लेने के लिए मुझसे प्यार किया ताकि आप मुझे मेरे भैया से दूर कर दो। आप सच में बहुत गंदे हो। आप हमेशा मेरे भैया से मार खाते हो। हमेशा मेरे भैया आपको मारते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मेरे भैया आपसे बहुत स्ट्रांग है। आप बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हो। मुझे आपसे कभी बात नहीं करना। आयांशी को पता ही नहीं चलता कि वो गुस्से में क्या क्या कह गई। आयांशी की बातें सुन उनके तीनों भाई मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आयांशी की वजह से वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, अयान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। लेकिन आयांशी की बातें सुन उनके दिल को तसल्ली हुई कि आयांशी के सर से अयान के नाम का भूत उतर गया। ये सब तो खुश थे। वहीं अयान आयांशी को अपनी लाल आंखों से गुस्से से घूर रहा था। तभी वीरेंद्र अयान की मुट्ठियों जो कस गई थी उस हाथ की मुट्ठी को अपने हाथ में ले लेता है, जैसे उसको शांत रहने को कह रहा हो। अयान को थप्पड़ मारने के बाद आयांशी की आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगते हैं। राघव झट से उसका हाथ जिससे उसने अयान को थप्पड़ मारा था उसे अपने हाथों में ले उस हाथ की हथेली में फूंक मारने लगता है। आयांशी की नाजुक हथेली लाल हो गई थी। राघव उसके हाथों पर प्यार से फूंक मारते हुए परेशान होकर कहता है, ये क्या किया बेटू तुमने? दर्द हुआ होगा ना तुम्हें? आयांशी सिसकते हुए मासूमियत से कहती है, भैया बहुत दर्द हो रहा है। आयांशी का मासूम चेहरा रोने की वजह से पूरा मुरझा गया था। वीरेंद्र राघव के चेहरे को एकटक देख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर आयांशी का दर्द उभर आया था। ऐसा लग रहा था कि चोट आयांशी को नहीं राघव को लगी है। उसके लिए ये नज़ारा देखना किसी चमत्कार की तरह थी, क्योंकि जो राघव अभ्रय लोगों को मारने से पहले एक बार नहीं सोचता, अपने दुश्मनों को तरपाकर मारता है, आज वो अपनी छोटी सी बहन को दर्द में देख खुद दर्द में था। ये सब देखकर उससे ये तो समझ आ जाता है कि जितना उन लोगों ने सोचा था उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण है आयांशी राघव के लिए। एक तरह से कहा जाए तो वो अपने भाइयों की जान है। ये सब देख वीरेंद्र के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर जाती है, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। अयान अपनी लाल जलती निगाहों से आयांशी को घूर रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो इस वक्त आयांशी की जान ले ही लेता। राघव आयांशी को ज्यादा रोते देख परेशान हो जाता है। वो आयांशी को झट से अपनी गोद में उठा गाड़ी की तरफ चला जाता है और आरव और विवान मुस्कुराते हुए उन्हें
जाते देख रहे थे। उनको ऐसे मुस्कुराते देख अयान गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, ये सब तुम लोगों ने किया ना। आरव अपने सामने खड़े शख्स को डेविल स्माइल देकर कहता है, और कौन कर सकता है। उप्स, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी इज्जत तो कहीं की नहीं रही। अब तो लोग तुम्हारी मर्दानगी पर सवाल उठाएंगे। फिर धीरे से, तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है कुछ करने की, तो कुछ कर ही नहीं सकता। आरव की हाँ में हाँ मिलाते हुए विवान कहता है, अब इसे बोलकर फायदा नहीं, क्योंकि इसकी इज्जत का तो तमाशा बन चुका है। ये सब देखने के बाद मुझे तो अब डाउट हो रहा है ये मर्द है भी नहीं या नहीं। इतना बोल वो दोनों एक दूसरे को ताली दे हंसने लगते हैं। उन दोनों को हंसते देख अयान कहता है, इतना भी मत हंसो कि बाद में रोना पड़े। आरव उसके पास आकर उसके कॉलर को ठीक करते हुए मुस्कुराकर कहता है, रोएगा तो तू साले, आंसू भाई की जान है। तुमने उसके साथ इतना सब कुछ किया तो एक झटके में भाई ने तुम्हें और वीरेंद्र को देख तुम्हारे भाई को क्या हंस लाकर खड़ा कर दिया। अयान, तूने ऐसा कर दिया कि जो लड़की मेरे प्यार में पागल थी, आज उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझसे कभी बात ना करने की बात कही गई। आरव मुस्कुराकर कहता है, जो रास्ता तूने अपनाया मैंने भी वही अपनाया। तूने मेरी बहन की मासूमियत का फायदा उठाया उसे हमसे दूर करने के लिए, ठीक वैसे ही मैंने भी फायदा उठा लिया उसे तुझसे दूर करने के लिए। उसे तुमसे मिलने बस कुछ महीने हुए हैं। हमने उसे बचपन से पाला है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम अपनी बहन को। हमें उसे तुम्हारे खिलाफ करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सबूत तो तुमने हमें खुद दिया, तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट। आरव की बातें सुनायान शैतानों की तरह हंसने लगता है। उसे ऐसे हंसते देख अयान वीरेंद्र कहता है, ये पागल हो गया है, इलाज करवाओ इसका। मेरा एक दोस्त दिमाग का डॉक्टर है, नंबर दे देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे भाई का दिमाग हिल गया है। वीरेंद्र कुछ कहता उससे पहले ही अयान कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहता है, दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत मुझे नहीं, किसी और को पड़ेगी। ताली बजाते हुए, वाह, मान गए तुम लोगों को। तुम लोगों ने तो मुझसे भी तेज निकले। वैसे भी जब वो आ जा इतनी खूबसूरत तो दुश्मनी नहीं करते। अपने गर्दन में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर हवस भरी अंदाज में, जो भी बोलो, तुम्हारी बहन है बड़ी जहर है। 15 साल की इतनी उम्र कम में लोगों के अंदर गर्मी पैदा कर सकती है, तो सोचो जब बड़ी होगी तब मर्द उसे अपने बिस्तर पर लाने के सपने। वो इतना ही कहता है कि आरव उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है, जिससे उसके नाक से खून निकलने लगता है। आरव उस पर लात गुस्से की बरसात करते हुए गुस्से में कहता है, हिम्मत कैसी हुई तेरी हमारी बहन के बारे में बकवास करने की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विवान गुस्से में कहता है, तेरे जैसे बेशरम आदमी मेरे जिंदगी में नहीं देखा। वो छोटी बच्ची है, उसके बारे में ये सब बोलते हैं, तुझे शर्म नहीं आ रही है। वीरेंद्र अयान को आरव से छुड़ाते हुए कहता है, छोड़ो मेरे भाई को, वरना मैं पुलिस में कॉल करूंगा। विवान हंसते हुए कहता है, आपको लगता है हम पुलिस से डरते हैं? हम माफिया ब्रदर्स हैं, लोगों की पेंट गीली हो जाती है हमारे नाम ये पुलिस, ये कानून हमारे जेब में है। यहाँ सिर्फ हमारे भाई का कानून चलता है। लोग हमें नज़र उठाकर नहीं देखते, और आपके भाई ने हमारे घर की इज्जत पर नज़र डाली है। ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे उसे। वीरेंद्र अपने गुस्से का घूंट पीकर रह जाता है। तभी विवान का फोन आता है। वो ओके बोल कॉल काटकर आरव के पास जाकर कहता है, जल्दी चल भाई बुला रहे हैं। आरव अयान को छोड़ उंगली दिखा दांत पीसते हुए कहता है, दोबारा हमारी बहन के नजदीक जाने से पहले ये मार याद रखना, और तू एक नामर्द है जो बच्ची का सहारा लेकर मैदान में उतरा है। इतना ही लड़ने का शौक है तो अपने दम पर
लड़। इतना बोल वो दोनों वहां से चले जाते हैं। आरव और विवान के जाने के बाद वो शख्स गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम लोगों ने मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया ना, बहुत जल्द सबूत दिखाऊंगा अपनी मर्दानगी का। लेकिन अफसोस तुम लोग सह नहीं पाओगे, क्योंकि अब मैं जो करूंगा वो तुम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। माफिया ब्रदर्स हो ना तुम तीनों, राज चलता है तुम्हारा इस दुनिया पर, लेकिन भूल जा गए किस्मत पर किसी का राज नहीं चलता। मेरी मर्दानगी देखने का बहुत शौक है ना तुम, बहुत जल्द दिखाऊंगा, वो भी तुम्हारी उस जान से प्यारी बहन पर। वो हालत करूंगा उसकी कि उसका देख तुम लोगों की रूह कांप जाएगी। किसी से नहीं डरने वाले माफिया ब्रदर सब डरेंगे जब अपनी लाडली बहन की हालत देखेंगे। अब तक मैंने कुछ नहीं किया तो इतना बौखला गए, अब खिलाऊंगा मैं अपने असली दाव। इस वक्त अयान के आंखों में नफरत साफ साफ नजर आ रही थी। समय तेजी से पंख लगाकर उड़ जाता है। पूरे महीने गुजर चुका था। अयान के उस न्यूज वाली बात को लेकर अब वो न्यूज भी ठंडा हो चुका था। अयान से भी अब अपनी फैमिली के साथ खुश थी। आज ओबराय मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि आज करवा चौथ था, जिसका हर सुहागन को बेसब्री से इंतजार होता है। राघव का कमरा सिया अपनी साड़ी को आईने में देखकर सही कर रही थी और साड़ी एक प्लेट से बना रही थी। सिया आज हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज वो किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। उसने आज सुहागन किया रंग लाल कलर की कांजीवरम साड़ी पहनी थी, जिस पर गोल्डन कलर का सुंदर सा काम किया गया था। हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र और रानी हार, मांग में भरकर सिंदूर, कानों में बड़ी बड़ी झुमके, बालों को अच्छे से छूड़ा बना उसे गजरे से सजाया हुआ था। चेहरे पर आज सिया ने लाइट मेकअप और होठों पर लाल लिपस्टिक, कुल मिलाकर आज सिया कमात ढा रही थी। आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि चांद भी उसकी खूबसूरती से जलने वाला है। सिया अपने से ही मगन थी, लेकिन कोई था जो दरवाजे पर टिककर उसे प्यार से निहार रहा था। ये और कोई नहीं, राघव था, जो किसी काम से कमरे में आया था। तभी उसकी नज़र सिया पर जाते ही वो अपना काम भूल गया। राघव दरवाज़ा बंद कर सिया से के करीब आने लगता है, लेकिन सिया इन सबसे बेखबर अपनी साड़ी के आंचल में उलझी पड़ी थी। वो खुद से कहती है, ये कांजीवरम साड़ी भी ना वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको पहनना उतना ही डिफ़िकल्ट है। वो खुद में ही बरबरा रही थी। तभी उसे अपने कमर पर किसी की छुअन महसूस होती है। इस छुअन को वह अच्छे से महसूस कर सकती थी कि ये है किसकी। राघव सिया के कमर पर अपनी हाथ डाल उसके कमर पर अपनी थोड़ी टिका कहता है, हाय, आज मेरी चांद को देख, आसमान वाला चांद भी शर्मा जाएगा। सिया आज कहर ढा रही थी, जिससे राघव जाकर भी सिया से नजरें नहीं हटा पा रहा था। कहर तो आज राघव भी ढा रहा था। उसने लाल और सफ़ेद रंग का शेरवानी पहना था, जिसमें उसकी पर्सनालिटी गजब की लग रही थी। बालों को अच्छे से जेल से सेट किया हुआ था। हाथों में महंगी घड़ी, पैरों में मोजरी, कुल मिलाकर राघव भी सिया का पूरा टक्कर दे रहा था। अपने कमर पर राघव की छुअन महसूस कर वो अपने में ही सिमट रही थी और उसकी धड़कनें काफ़ी तेज चल रही थी, जो राघव भी महसूस कर पा रहा था। राघव सिया को अपनी तरह पलटता है तो देखता है कि सिया की पलकें झुकी हुई हैं। वो हौले से सिया के माथे को चूमता है और अपनी पॉकेट से पायल निकाल घुटने के बल बैठकर सिया के पैरों को छूने लगता है। तो सिया 2 कदम पीछे हटकर कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? पाप लगेगा क्या मुझे? पति पत्नियों के पैर नहीं छूते। राघव वैसे ही बैठे हुए कहता है, पत्नियां जब पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती है, उसकी सेवा कर सकती है, तो पति अब पत्नियों की
क्यों नहीं छू सकते? शादी में दो लोग एक बंधन में बंधते हैं जिसमें दोनों का बराबर का हक होता है, क्योंकि कोई एक रिश्ता निभा नहीं सकता। रिश्ते दोनों तरफ से निभाया जाता है। जब पत्नियां पतियों के लिए इतना कुछ कर सकती है तो पतियों का भी फर्ज बनता है कि वो पत्नियों का ख्याल रखे। राघव की बातें जब सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उसे खुद की किस्मत पर बहुत घमंड था कि उसे राघव जैसा पति मिला है, जिससे पति को पाने के लिए लोग 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। लेकिन सिया को ये सब बिना कुछ किए मिल गया। राघव सिया के मुलायम पैरों को अपने पैरों पर रखता है और उसके दोनों पैर में पायल पहना बारी बारी से दोनों पैर को चूम लेता है। पायल पहनाने के बाद ये कहना मुश्किल था कि सिया का पैर उस पायल को पहनाने के बाद खूबसूरत लग रहा था या फिर उस पायल की सुंदरता सिया के पैरों में जाने के बाद बढ़ गई। वो लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं कि तानी पूजा की तैयारी कर रही थी। तानी ने लाल कलर की नेट वाली साड़ी पहनी थी, बालों को खुला छोड़ रखा था, चेहरे पर एकदम हल्का मेकअप और होठों पर लाल लिपस्टिक। आज तानी भी किसी से कम नहीं लग रही थी। विवान और आरव ने भी बहुत सुंदर लाल रंग की शेरवानी पहन रखी थी और आज वो दोनों किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। वो दोनों सारी चीज़ें देख रहे थे और तानी सिया के साथ मिलकर थालियाँ सजा रही थी। तानी थाली सजाते हुए कहती है, ये चांद कब आएगा, भूख से जान जा रही है। ये सब बोलते हुए तानी तरह तरह के मुंह बना रही थी और तानी को देख सिया हंसी छूट रही थी। सिया को हंसते देख तानी चिढ़कर कहती है, हंस ले, मेरा दर्द तू नहीं समझेगी। सिया थाली सजाते हुए तानी से कहती है, ये आंसू कहाँ है, अब तक आई नहीं। तानी आती होगी, तैयार हो रही होगी। आंसी का कमरा। आंसी अपनी के सामने खड़े हो खुद को निहार रही थी। आज उसने लाल रंग का लहंगा पहन रखा था जो बेहद खूबसूरत था और ये लहंगा राघव ने खासकर आंसी के लिए ऑर्डर दे बनाया था, जिसकी कीमत लाखों में थी। वो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी अपनी चूड़ियाँ उठाकर अपने पहन रहती है। बालों को उसने खुला छोड़ रखा था और खुले बालों में मांग टीका पहना हुआ था। कमर में कमरबंद, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम, कानों में झुमके और पैरों में घुंघरू वाले पायल और गले में कुछ भी नहीं पहन रखा था। आज आयांशी सच में एक गुड़िया की तरह लग रही थी। वो आईने में खुद को निहारते हुए कहती है, मैं आज उन्हें अच्छी तो लगूंगी ना, उन्हें मेरा इस तरह देखना पसंद तो आएगा ना। आयांशी खुद से सवाल किए जा रही थी, तभी उसका फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन में फ्लैश हो रहे नाम देख आयांशी के चेहरे पर हया की लाली छा जाती है। वो जल्दी से कॉल उठाकर कहती है, आप आओगे ना, आपको पता है मैंने आपके लिए व्रत रखा है। मासूम सा चेहरा बना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और भैया से भी झूठ कहा कि मैंने खाना खा लिया। आप जल्दी आना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। इतना बोल वो कॉल कट कर देती है और अपने फ़ोन को सीने से लगा एक गहरी सांस लेती है और जैसे जाने के लिए अपनी कदम बढ़ाती है, उसका सर घूमने लगता है, लेकिन वो जल्दी से टेबल को पकड़ लेती है, खुद को गिरने से बचा लेती है। आयांशी ने किसके लिए व्रत रखा है? किसी को घर बुला रही है। अब माफिया ब्रदर्स क्या करेंगे, जानने के लिए आप पहले से चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। सिया और तानी मिलकर थाली सजा देती है, तभी उसके पायल की आवाज़ आती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ उन्हें सीढ़ियों से आयांशी आती नज़र आ रही थी। आयांशी को देख उनके चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ जाती है। आयांशी जल्दी से उन्हें के पास आती है और अपने लहंगे को पकड़ दिखते हुए कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ? सिया आयांशी के पास जा अपनी आंखों से काजल निकाल उसे लगा देती है और कहती है, मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। सिया की बातें सुन आयांशी के गाल गुलाबी हो जाते हैं और वह आयांशी का चेहरा देखते हुए कहता है, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है लग रहा है, तबीयत ठीक है ना? आरव की बातें सुन आयांशी झट से कहता है, हाँ भैया मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? आयांशी का जवाब सुन आरव फिर से कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर में चांद निकल जाता है तो वो लोग
बाहर आ जाते हैं और करवा चौथ की विधियाँ करने लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक, हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, ओ चांद को देखूं हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं, तेरे हाथ में से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। एंड्स, सिया और तानी सर पर पल्लू ले अपने पतियों की आरती उतारती है और तिलक करती है। फिर छलनी में चांद को देख अपनी पतियों को देखती है और राघव और विवान उन्हें पानी पिला उनका व्रत खोलते हैं। वो दोनों उन्हें पैर छूने के लिए जैसे झुकते हैं, राघव और विवान उन्हें रोक देते हैं और एक साथ कहते हैं, बिबिया पैर नहीं छूते हुए अच्छी नहीं। जब उनकी फोटो सिर्फ क्लिक कर रहा था, वहाँ सभी मौजूद थे सिवाय आयांशी के, और किसी का भी ध्यान अब तक इस बात पर नहीं गया कि आयांशी वहाँ है भी या नहीं। छत में एक आदमी अपने पॉकेट पर हाथ डाले एक रग चांद को देख रहा था। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज में आ गई। ये आवाज सुन उन आदमी के होठों के कोने मुड़ जाते हैं। वो उस लड़की पलटकर कहता है, मुझे पता है प्रिंसेस तुम आ गई। ये सुनने के बाद आयन मुस्कुराते हुए जरा कर उस आदमी के गले लगाती है। मैंने आपको बहुत मिस किया आयान। आयान भी एनसी को अपने बाहों में भरते हुए कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया प्रिंसेस। फिर वह अपने मन में कहता है, तुम्हें मेरी खजाने की चाबी हो प्रिंसेस, इतनी आसानी से तुम्हें अपने हाथ से कैसे जाने दे दूँ। तुम्हारा इस्तेमाल कर ही तो मैं तुम्हारे भाइयों से बदला ले सकता हूँ। खुद को बहुत तेज समझ रहे थे तुम्हारे माफिया ब्रदर्स, लेकिन वो भूल गए मैं आयान रोए हूँ, जो एक बार किसी के पीछे पड़ जाऊँ तो उसके बर्बाद करने के तक नहीं छोड़ सकता। और बदला तो मुझसे तुझसे भी लेना है। उस थप्पड़ का इस वक्त आयान की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ साफ दिखी जा सकती थी। आयन उससे अलग होकर कहती है, आपको पता है आज मेरा व्रत है। मासूम चेहरा बना, मैंने कुछ नहीं खाया आयन। जानता हूँ प्रिंसेस कि तुमने मेरे लिए व्रत रखा है, इसलिए तो तुम्हारे भाइयों को होते हुए भी मैं जोखिम उठा तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आयन की बातें सुन आयन से मुस्कुराने लगती है। वो पहले अपने हाथ में पकड़ी हुई थाली से आयन की आरती उतारती है और तिलक लगाती है। फिर मुस्कुराते हुए छलनी से चांद को देखते हुए है और उस जैसे छलनी में आयान को देखने वाली होती है, कोई झटके से उसके हाथ में पकड़ी थाली उछाल दे देता है, जिससे थाली जमीन में गिर जाती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। इनसे जब देखती है तो थाली किसने गिराई तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि ये सब राघव ने किया था। इस वक्त राघव हद से ज़्यादा गुस्से में था। वो आयन के कॉलर को पकड़ गुस्से में एक शब्द चबाते हुए कहता है, कहा था ना, तुझे कहा था कि मेरी बच्ची से दूर रह, लेकिन शायद तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। एनसी रोते हुए कहती है, भैया। एनसी का इतना कहीं कहना था कि राघव गुस्से में तेज आवाज़ से कहता है, चुप, एकदम चुप। राघव की गुस्से में से तेज आवाज़ सुन आयन का डर से शरीर कांपने लगता है और साथ ही साथ आयन भी डर जाता है। राघव आयन का कॉलर पकड़ खींचते हुए उसे वहां से ले जाता है और आयन अपने लहंगा पकड़े उसके पीछे भाग रही थी। सभी इस वक्त हॉल में बैठे थे और बातें कर रहे थे। उन्हें राघव के गुस्से से तेज आवाज़ सुनाई देती है तो सबका ध्यान सीढ़ियों पर जाता है, जहाँ से राघव आयन को मारते हुए नीचे ला रहा था। आयन को देख आरव विमान का खून खौल जाता है। वो लोग राघव के पास जाकर कहते हैं, ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है। वो लोग इतना ही कहते हैं, तभी उनका ध्यान आयन पर जाता है, जिसने वो लोग सारा माजरा समझ जाते हैं। आरव गुस्से में आयन के चेहरे पर एक पंच मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उठने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं आयन से प्यार करता हूँ, आप लोग समझते क्यों नहीं। आरव आयन के चेहरे पर फीका मुस्कुरा कर कहता है, आप इतनी गंदी जबान से मेरी बहन का नाम भी मत लेना। ये सब तानी और सिया देख रहे थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। आरव आयन को बहुत बुरी तरह मारने लगता है, जैसे वो आधा अधमरा हो जाता है। ये सब देख आयन बुरी तरह से कांपने लगती है। वो आरव के पास जा उसे रोते हुए कहती है, भैया मत मारो आयन ना।
अयान को प्लीज़ छोड़ो दीजिए, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती अयान के बिना। आयंसी की बातें सुन राघव का चेहरा गुस्सा अपने आपे से बाहर हो जाता है। आयंसी का हाथ पकड़ उसे अयान से दूर करता है और सिया से कहता है पकड़ो इसे। सिया जल्दी से आयंसी को पकड़ संभालने लगती है, लेकिन रोते हुए कहती है मम्मा जाने दो ना, रो अयान को मार देंगे। सिया आंसू चुप हो जाओ। आयंसी रोते हुए कहती नहीं मुझे अयान चाहिए। तानी आंसू क्यों गुस्सा दिला रही हो अपने भाइयों को, शांत रहो तुम, वरना तुम पर ही उनका गुस्सा उतरेगा। आयंसी पर किसी के बातों पर कोई असर नहीं हो रहा था, उसे वक्त सिर्फ अपना प्यार नजर आ रहा था। विवान आकर आंसू की बाजू पकड़ उसे अपने तरफ घुमा कर हल्के गुस्से में कहता है अभी तुम चुप रहो, भाई वैसे भी गुस्से में हैं, उन्हें और गुस्सा मत दिलाओ। राघव तेज आवाज में अपनी गार्ड्स को बुलाता है और अपनी गुस्से में से कड़क आवाज में कहता है इस कचरे को उठाकर और जाकर इसे उसके घर में फेंक आओ। राघव जैसे कहता है उसके गार्ड्स वैसे ही कहते हैं और अयान को वहाँ से उठा ले जाते हैं। राघव के आदमी अयान को वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद राघव आयंसी के पास गुस्से में आता है तो आयंसी सिया के पीछे छुप जाती है और डर से कांपने लगती है और साथ ही रोने भी लगती है और रोते हुए कहती है सॉरी भैया। राघव आयंसी की बातों को अनसुना कर उसका हाथ पकड़ उसे सिया के पीछे से निकाल अपने सामने करता है और गुस्से से तेज आवाज में कहता है क्या कर रहे था वो लड़का यहाँ। राघव का गुस्से में देख सिया उसे समझाते हुए कहती है शांति से बात कीजिए, बच्ची है डर रही है। राघव सिया को हाथ दिखा रोक देता है और गुस्से में सबको देख कहता है आज कोई बीच में नहीं आएगा। ये दूसरी बार था जब राघव आयंसी पर इतना गुस्सा कर रहा था, वरना आयंसी की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था उसे। राघव के गुस्से को देख आयंसी अंदर तक कांप जाती है और जोर से रोने लगती है तो राघव उसकी बाजू पकड़ झकझोर कर तेज आवाज में कहता है आंसू कुछ पूछ रहा हूँ मैं, तुम बताओ वो अयान यहाँ कर क्या रहा था, तुमने बुलाया। आयंसी डरते हुए हाँ में सर हिलाती है। तब राघव का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहता है तुम्हें कहा था ना हमने कि उससे दूर रहो, उसकी सच्चाई भी दिखाई थी तुमने, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। जब मना किया तो क्यों कांटेक्ट रखा उसके साथ। आयंसी रोते हुए कहती है नहीं भैया वो बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने खुद कहा था कि वो लड़की उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसे उन्होंने छोड़ दिया और जब अब वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे ही शादी करेंगे। आयंसी की शादी वाली बातें सुन सबको एक झटका लगता है। आरव गुस्से में कहता है तुमने कसम खा रखी है कि तुम्हें अयान से की असलियत उसकी सच्चाई को अपनाना ही नहीं है और तुम उससे हमें परेशान करते रहना है। विवान आरव की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है आरव सही कह रहा है, उस अयान ने तुम्हें बोल दिया और तुमने उसे ही सच मान लिया। उस वीडियो वाले हादसे के बाद तुम्हें कैसे भरोसा कर सकती हो। वीडियो वाली बात सुन आयंसी को वो वीडियो याद आ जाता है और कांपने लगती है। सिया और तानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सिया पूछती है कौन सा वीडियो और ये लड़का कौन था। सिया की बातें सुन का जवाब देते हुए आरव कहते ये अयान था, एक नंबर का घटिया आदमी जिसने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की और आंसू उससे प्यार करते, इनफैक्ट उसकी गर्लफ्रेंड है। और आंसू का वो ड्रेस खोलने वाले वीडियो भी अयान ने ही बनाया था ब्लैकमेल करने के लिए। ये सब बोलते हुए वक्त आरव के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। ये सब सुनकर सिया और तानी एक झटका लगता है। तानी कुछ सोचते हुए कहती है आंसू तुम्हारी उम्र अभी प्यार करने की, और प्यार भी किससे हुआ जो तुमसे उम्र में बड़ा है। आयंसी रोते हुए कहती है मैं अयान से बहुत प्यार करती हूँ और उन्होंने कुछ नहीं किया। सिया आयंसी के पास जा उसका चेहरा अपने हाथों में भर प्यार से कहती है तू तो मेरी बच्ची भी है ना, छोड़ दे बेटा ये जिद। जब तेरे भाई यहाँ कह रहे हैं कि वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है तो वो गलत है तो हो नहीं सकते ना, प्लीज़
उस लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर। अगर उसने तेरे साथ कुछ बुरा कर दिया तो हम नहीं सह पाएंगे। आयंसी रोते हुए कहती है, नहीं अयान बुरे नहीं है, मुझे अयान चाहिए, मुझे अयान पास जाना है। सिया समझा समझा के थक गई, लेकिन आयंसी की आंखों में भी प्यार की पट्टी बंधी थी जिसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा थी। उसे इस वक्त जिद करते देखा राघव गुस्से में कहता है, चुप, एकदम चुप। एक और बार उस घटिया लड़की का नाम लिया तुमने तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। राघव की बातें सुन आयंसी अंदर तक कांप जाती है। उसकी आंखें बेहिसाब आंसू बह रहे थे। उसके ऐसा देख सबको बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो लोग चाहकर भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकते थे। राघव अपनी आयंसी को ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठाता है और खुद भी बैठता है। बाकी सब भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। आयंसी अभी भी सिसक रही थी। इस वक्त किसी भी खाना बिल्कुल खाने का मन नहीं था। राघव आयंसी के मुंह के सामने रोटी का एक निवाला करता है तो आयंसी की राघव को देख मासूमियत से कहती है, मेरा व्रत नहीं खुला। अब जाकर सबको मेरे माजरा समझ आया कि पहली बार राघव आयंसी पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा था, क्योंकि आयंसी ने उस अयान के लिए व्रत रखा था। ये सब देख आरव और विवान को आयंसी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आयंसी के व्रत वाली बात सुन राघव अपनी आवाज़ ठोड़ता से बरकरार रखते हुए कहता है, चुपचाप खाना खाओ, तुम्हारा व्रत उससे नहीं बचा सकता। आयंसी को राघव की बातें समझ नहीं आती, लेकिन राघव की बातें विवान और आरव को अच्छे से समझ आ रही थी। आयंसी चुपचाप टोड़ते हुए खा लेती है। राघव उसे पानी पिलाता है और उसका हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाने लगता है, जिसे देख सभी उसके पास हॉल में आ जाते हैं। सिया घबराते हुए कहती है, कहाँ ले जा रहे हो आप इसे? राघव अपने वही ठंडे अभाव चेहरे पर बरकरार रखते हुए कहता है, बहुत प्यार से समझा लिया इसे, अब इसे अपने तरीके से समझाऊंगा। सभी को अब एक अनजान डर सता रहा था कि राघव आयंसी को कोई कड़ी सजा न दे दे। हालांकि वो लोग जानते थे कि राघव आयंसी को कुछ नहीं होने देगा। विवान, भाई आंसू बच्ची है, इस बार माफ़ कर दीजिए, मैं समझाऊंगा इसे। राघव विवान को एक नज़र देख कहता है, तुम्हें लगता है ये तुम्हारे इस बात समझाने से समझ जाएगी? आयंसी रोने लगती है, लेकिन इस बार उसके रोने से या उसके आंसू राघव पर कोई असर नहीं करते हैं। राघव हाथ पकड़ आयंसी को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगता है। इस वक्त आयंसी बहुत ज़्यादा रो रही थी और बल्कि सब राघव को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गुस्से में राघव को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। राघव आयंसी को सीधा उसके कमरे में ले जाता है और उसका हाथ छोड़कर सबकी तरफ एक नज़र देख गुस्से में कहता है, आज के बाद ये लड़की इस कमरे से के बाहर कदम नहीं रखेगी। अगर ये इस कमरे के बाहर दिखेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल राघव बेड पर पड़ा आयंसी का फ़ोन उठा लेता है। राघव को फ़ोन लेता देख आयंसी रोते हुए कहती है, मेरा फ़ोन। राघव तेज आवाज़ में कहता है, चुप, एक आवाज़ मुझसे नहीं निकलनी नहीं चाहिए, तुम्हारा फ़ोन अब से मेरे पास रहेगा। राघव की आवाज़ सुन आयंसी फिर एक बार डर जाती है और सिसकने लगती है। आयंसी को ऐसे देख किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था और इन सब में सबसे ज़्यादा तकलीफ सिया को हो रही थी। सिया राघव को समझाते हुए कहते, क्या कर रहे हो आप, बच्ची है वो, उसके साथ इतनी कठोरता बताना कहाँ तक सही है? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं समझाऊंगी आंसू को, वो मिलेगी दोबारा अयान से, वो उससे अपने सारे कांटेक्ट ख़त्म कर देगी। सिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए विवान भी कहता है, हाँ भाई, भाभी सही कह रही है, बच्ची है आंसू, अभी वो डर रही है आपके गुस्से से, हम प्यार से समझाएंगे आंसू को, वो समझ जाएगी। राघव विवान को देखकर अपनी कठोर आवाज़ में कहता है, तुम्हें लगता है इसे अब प्यार की भाषा समझ आएगी? गुस्से में ये लड़की अब हाथ से निकल रही है, इसे उस अयान के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब तो इसे हमारे प्यार से ज़्यादा उस अयान के प्यार पर भरोसा है। एक गहरी सांस लेकर, मैंने कह दिया तो कह दिया, बस अब ये लड़की इस कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। ये उस अयान के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे, उससे अच्छा है इस कमरे में रहे। फिर आरव से इसका लैपटॉप लेकर आओ। राघव किसी का नहीं सुनता और
आरव आयंसी का लैपटॉप उसकी स्टडी टेबल से ले आता है और आयंसी की से कहता है, मैंने तुम्हें समझाया था कि ना कि, लेकिन तुमने शायद समझ ही नहीं आई। अब तुम्हें भाई ही अच्छे से समझा सकते हैं। इतना बोल वो सबके साथ कमरे से निकल जाता है और राघव कमरे को बाहर से लॉक कर देता है। आयंसी रोते हुए दरवाज़ा पीटकर कहती है, सॉरी भैया, खोलो ना दरवाज़ा, मम्मा खोलो ना दरवाज़ा, मम्मा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना भैया, दोबारा नहीं करूँगी, प्लीज़ खोलो ना दरवाज़ा मम्मा। इतना बोल वो रोते रोते दरवाजे से सटकर ज़मीन में बैठ जाती है। आयंसी की रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी और उसकी आवाज़ें सुन राघव की मुठ्ठियाँ कस जाती है। सिया को भी आयंसी को ऐसा देख तकलीफ़ हो रही थी। वो राघव को इग्नोर कर गुस्से से सीधा अपने कमरे में चली जाती है और तानी भी अपने कमरे में चली जाती है। राघव सीधा से स्टडी रूम में चला जाता है और उसके साथ साथ आरव और विवान भी। इस वक्त स्टडी रूम का माहौल काफ़ी गर्म था। राघव अपने लैपटॉप पर नज़र घुराए देख कर रहा था और वहीं आरव और विवान एक दूसरे को कुछ इशारा कर रहे थे। तभी उनके कानों में राघव की आवाज़ आती है, जो कहना है कहो। राघव की बातें सुन दोनों सकपका जाते हैं, फिर कुछ शांत हो कहते हैं। विवान कहता है, भाई आप आंसू पर कभी गुस्सा तो नहीं करते, फिर आज इतना बोल वो अपनी बात अधूरा छोड़ देते हैं। राघव उन दोनों को एक नज़र देख गहरी सांस लेकर कहता है, मैं अपनी प्रिंसेस अपनी गुड़िया पर आज भी गुस्सा नहीं करता, लेकिन मेरा ये करना ज़रूरी था ताकि वो अयान के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर ले। आरव भाई, आपको लगता ये सब करने से आंसू उस अयान से दूर रहेगी? आरव के मन में इस वक्त हजारों सवाल थे और सिर्फ उसके नहीं, विवान के मन में भी सैकड़ों सवाल चल रहे थे। क्या अब आयंसी अयान को भुला देगी? राघव, मैं आंसू को उस अयान के पास कभी नहीं जाने दूंगा और मुझे पता है इस वक्त आंसू मुझसे बहुत नाराज हो रही होगी, लेकिन मेरा उसके साथ सख्त होना जायज़ था, वरना वो हमारी बात कभी नहीं समझती। विवान भाई, कभी कभी तो मुझे आंसू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि वो हमारी बात समझती क्यों नहीं। पता नहीं उसे अयान ने ऐसा कौन सा जादू किया है जो ये उसी के लिए पागल है। राघव, विवान की बात सुनकर तुम आंसू को कभी मत डांटना, क्योंकि वो तुम्हें अपनी फ्रेंड समझती है। बचपन से ही वो ज़्यादा तुमसे हमारे साथ रही है। अगर तुम भी उसे डांटोगे तो वो हमसे दूर हो जाएगी। विवान, हम इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। आरव कुछ सोचते हुए कहता है, भाई आप क्या सोच में आंसू को रूम में बंद रखने वाले हो? राघव उसे देख हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं मेरी बच्ची को ऐसे कमरे में बंद रखूंगा, वो भी उस कमीने अयान की वजह से? बिल्कुल नहीं। अयान का नाम लेते वक्त राघव के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रही थी। राघव फिर कहता है, मैंने ये सब किया ताकि आंसू दोबारा उस लड़के के पास न जाए। वो बच्ची है, उसे इस वक्त बेशक हम गलत लग रहे हों, लेकिन जब वो बड़ी होगी तब उसे हमारी बातें ही सही लगेगी और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो जिसका अफसोस उसे ज़िंदगी भर रहे। राघव की बातें से वो दोनों भी सहमत थे, क्योंकि उन्हें आयंसी के साथ सख्ती बरकरार ना मंजूर था, लेकिन उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते देखना ये मंजूर नहीं था। राघव आयंसी का फ़ोन देखता है जिसमें लॉक लगा हुआ था। ये देख उसके फेस में हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते अपने भाइयों की तरफ देख कहता है, हमारी गुड़िया ने फ़ोन में पासवर्ड लगा रखा है। अब उसे कौन बताए कि इस दुनिया में ऐसा कोई पासवर्ड नहीं बना ही नहीं जो उसके तीनों भाइयों ने ना तोड़ा हो। राघव की बातें सुन आरव और विवान के चेहरे पर भी एक मुस्कान तैर जाती है। राघव तुरंत पासवर्ड खोल उसका मोबाइल चेक करने लगता है। गैलरी में आयंसी की बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो थी और आयंसी की फ़ोटो के अलावा सिर्फ उसके भाइयों और भाभियों की फ़ोटो थी। ये देख राघव थोड़ा हैरान होता है। उसके बाद जैसे वो व्हाट्सएप खोल आयंसी की चैट देखता है, उन्हें पढ़कर ने के बाद उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती है। आयंसी अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेट कर रो रही थी। उसका पूरा चेहरा आयंसियों से भीगा हुआ था। वो रोते हुए खुद से कहती है, मैं आयन से बहुत प्यार करती हूँ भैया, समझते क्यों नहीं? मैं नहीं रह सकती उसके बिना, मुझे आयन चाहिए, उसके पास जाना है भैया, क्यों नहीं जाने देते?
आयांशी बेड से उठकर पेट पर बैठ जाती है। उसका ज़्यादा रोना के कारण उसकी आंखें सूज गई थी। वो अपने आंसू पोंछ खुद से कहती है, मैं भैया को बहुत परेशान करती हूँ, इसीलिए उन्होंने पनिशमेंट दी। अब मैं उन्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगी। अब कभी मैं उन्हें मेरे कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं बहुत बुरी हूँ। इतना बोला आयांशी सिसक सिसक कर रोने लगती है। फिर अपने बेड के बगल टेबल के ड्राइवर से चाकू निकालती है और उसे अपने हाथ की कलाई में रख रोते हुए कहती है, सॉरी भैया, अब मेरी वजह से आप लोग कभी परेशान नहीं होंगे। मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगी तो सब सही हो जाएगा। इतना बोल वो कसकर अपनी आंखें मीच लेती है और जैसे ही अपनी कलाई पर चाकू चलाने वाली होती तभी कोई उसके हाथों से चाकू छीन लेता है। अचानक चाकू छीन जाने से आयांशी चौंक जाती है, लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो उसके तीनों भाई उसके सामने मौजूद थे और उसके हाथ से चाकू राघव छीन था। आयांशी की इस हरकत से वो लोग बहुत डर जाते हैं। अगर उन्हें जरा भी देर होती तो आज तक आयांशी खुद की हाथ की नस काट चुकी होती। ये सोच सोच कर उन तीनों के दिमाग के नसें फटी जा रही थी। आयांशी ऐसा अपने भाइयों को देख आयांशी डर जाती है। उसे लगता है वो लोग फिर से डांटेंगे। ये सोच सोच कर ही आयांशी को अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वो रोने लगती है तो राघव जल्दी से चाकू को टेबल पर रख आयांशी को गले लगाकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, उसे चुप करवा रहा था। राघव आयांशी के शरीर का कांपना अच्छे से महसूस कर पा रहा था। वो उसे खुद से दूर कर उसके आंसू पोंछ प्यार से कहता है, ये क्या करने जा रही थी तुम गुड़िया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? ये सोचा है तुमने? आयांशी अपने तीनों भाइयों को एक नज़र देखती है जिसके चेहरे पर उसके लिए डर और परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। उन्हें देख वो अपना चेहरा नीचे कर रोते हुए कहती है, सॉरी भैया, मैं आप लोगों को बहुत परेशान करती हूँ ना। राघव अपनी उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर कर कहता है, किसने कहा हमारी गुड़िया हमें परेशान करती है? मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी है। आयांशी अपनी आंसुओं को पोंछ कहती है, मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ, आप लोगों को बहुत परेशान करती हूँ, इसलिए आप लोगों अब मुझसे प्यार नहीं करते और पनिशमेंट दिया। आयांशी की बात सुनो वो लोग चौंक जाते हैं कि वो ऐसा भी कुछ कह सकती है। आयांशी की बातें सुन आरव हल्के गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें इसलिए सज़ा नहीं दी कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए सज़ा दी गई कि तुम्हें ऊपर से आयान के प्यार का भूत उतारे। इतना समझाने के बाद भी तुम उस आयान के लिए पागल हो, उसके लिए जान देने जा रही थी, तो हम और क्या करें? विवान आरव सही कर रहा है बच्चा, वो आयान तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें समझते क्यों नहीं हो हमारी बात? बचपन से पाला है हमने तुम्हें, हम तुम्हारी बुरा थोड़ी सोचेंगे। राघव आयांशी का चेहरा अपने हाथों में थाम प्यार से कहता है, समझो बेटा हमारी बात, वो लड़का सही नहीं है, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने तो नहीं दे सकते ना। तुम अभी बहुत छोटी हो, इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकती और मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। अगर वो सच में तुम्हारे प्यार करता तो मुझे शायद कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सारा सच जानने के बाद हम लोग तुम्हें मरने के लिए कैसे छोड़ दे? अभी भी वक्त है, समझो हमारी बात को, वो तुमसे प्यार नहीं करता। विवान राघव की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ बेटू, भाई सही कह रहे हैं, वो आयान तुझसे प्यार नहीं करता, बस तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है। ऐसी अपनी नम आंखों से एक नज़र अपने तीनों भाइयों को देखती है, फिर कहती है, मुझे पता है आयान मुझसे प्यार नहीं करते हैं, उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। बच्ची हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं। ऐसी की बातें सुन तीनों भाई को एक झटका लगता है। आयान अपने कमरे में बैठा था। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वो इस वक्त कुछ सोच रहा था। रॉकी उसके जख्मों पर मलहम लगाते हुए कहता है, भाई उन लोगों ने आपको धोबी के कुत्ते की तरह मारा है। मुझे तो लगता है आप जब उनसे मिलते हो वो लोग आपको ऊपर अपनी हाथ सफाई कर लेते हैं। रॉकी की बातें पर आयान कुछ नहीं करता। उसके हाथों में इस वक्त शराब की गिलास थी और उस गिलास पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी। आयान को कुछ ना बोलता देख रॉकी फिर कहता है, भाई मैं तो कहता हूँ उस आयांशी की ज़िंदगी से खेलने का आइडिया छोड़ दो, वरना उसके भाई हमें
कुछ खिलने लायक नहीं छोड़ेंगे। रॉकी की बातें सुन अयान अपने हाथ में पकड़ा ग्लास जोर से ज़मीन पर फेंक देता है, जिससे एक पल तो रॉकी भी डर जाता है। अयान गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, नहीं, इतनी आसानी से मैं उस अयांशी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके भाई मुझ पर जितना हाथ उठाएंगे उतना दर्द दूंगा मैं उसकी लाडली को। मैं जानता हूँ वो लड़की मेरे प्यार में पागल है, मैं जो कहूँगा वो करेगी। तिरछा मुस्कुराकर आज तो उसके भाई उस राघव ओबरॉय का गुस्सा देख ऐसा लग रहा था जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने अपने गुस्से में अपनी लाडली बहन को भी सजा दे दी होगी। और हम यही तो चाहते हैं कि वो लोग उस पर गुस्सा करें और उनकी लाडली प्यारी बहन उनसे दूर होते चली जाए, ताकि हम उस लड़की के साथ कुछ भी कर सके। इतना बोल वो शैतानी की तरह हंसने लगता है और रॉकी बस उसे ऐसे पागलों की तरह हंसते देखते रहता है। अब आगे क्या कहेगी आयंसी? आगे जो भी होगा बड़ा धमाकेदार होगा। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी